Hello everyone, welcome to Foresight IAS. Today is 30 July and we have to discuss the previous year question papers of UP PCS examination. ओके तो आज हमने यूपी पीसीएस 2023 का जीएस का पेपर लिया है और मैं इसको सॉल्व कराऊंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग, मतलब जो ये संविधान के भाग दिए गए हैं इसमें से दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो संघ पहला क्या है, संघ राज्य क्षेत्र जो है ये भाग 8 में है मेंशन, मतलब संविधान के भाग 8 में मेंशन है, तो ये तो सही है। ठीक है, सही है तो इस पर टिक क्यों लगा रही हूँ मैं। और फिर दिया गया है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है वो भाग 10 में है, और तीसरा दिया गया है अधिकरण जो भाग है 11 में है, और राजभाषा की बात करी गई है वो भाग 17 में है। तो देखो इसमें से ना ये पहला दूसरा और तीसरा तो सही है। जो ट्रिब्यूनल है ना, ये ट्रिब्यूनल, ये इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल जो है वो जो पार्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें 14A में मेंशन है। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये सी वाला करेक्टली मैच नहीं है। तो आप ना संविधान के जितने भी पार्ट हैं लाइक 1 से लेकर के 22 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और अमेंडमेंट करके जो कर दिए गए हैं भाग, टोटल भाग हो गए हैं 25, तो आप एक बार उनको अच्छे से पढ़ लेना। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या गया है, मैच ऑफ द फॉलोइंग कराना है आपको। कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और कमीशन दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि कौन से आर्टिकल में कौन सा कमीशन मेंशन है। तो आर्टिकल 324 जो कि न्यूज में भी खूब रहा था, इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन जो है ना वो आर्टिकल नंबर 324 में मेंशन है। इसको मैं कैसे मैच कराऊं, ऐसे करा देती हूँ, ये देखो। तो एक का 4 हो गया। अगर आप आंसर देखोगे ना, जैसे आपको सारे नहीं भी आते हैं, तो जब आप पेपर देने जाते हो और देखते हो कि ऐसे इस तरह के मैच ऑफ द फॉलोइंग करके आए हुए हैं, तो आप ये देखो कि सबसे पहले आपको आता कौन सा है। तो जैसे मान लो कि आपको आ रहा है कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन मेंशन है, तो देख लो ए का हो गया 4, तो ए का 4 तो देखो यही है एक ऑप्शन, बाकी तो 3 में कहीं पर नहीं है, तो मैंने ना ऐसे ही रिमूव कर देना है। ठीक, अब देख लो, अब पूरा अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप अगले भी आर्टिकल देख सकते हो। जैसे मैं बताऊं आपको, वित्त आयोग, जैसे फाइनेंस कमीशन है ना सेकंड नंबर पे, तो फाइनेंस कमीशन है जो आर्टिकल 280 में मेंशन है, 280 में, तो इसको मिला दिया सी वाले को 2 से, सी वाले को 2 से मिला दिया। ठीक है, देखो सी वाला 2, ये देखो 2 मैच हो गए। अब ये देखो आर्टिकल 315, अब देखो मैंने फर्स्ट और थर्ड क्यों किया, क्योंकि मैं इसमें तो पूरी तरह से श्योर हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट और थर्ड को सबसे पहले लिया। और आर्टिकल 315 जो है ना वो है, देखो इसमें दिया गया है लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है ये, तो आर्टिकल 315 कुछ ज़्यादा ही हौच पौच हो गया है। और ये देखो 338 जो है ना वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में है। ठीक है, आर्टिकल 338, तो आप एक बार आर्टिकल को ना अच्छे से पढ़ लेना कि किसमें क्या क्या मेंशन है, तो इसमें क्या है करेक्टली मैच की बात करी जाएगी, तो ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कहता है, घटनाएं दी गई हैं और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इसको। ठीक है, तो जो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी ना, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, और फिर इन्होंने दूसरा क्या दिया गया है, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था भाई, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो एक बार याद रखना।
कई बार ऐसा होता है रिपीट हो जाते हैं, स्टेटमेंट रिपीट कर देते हैं या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगा दिया करके। तो थर्ड क्या है, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या थी? ठीक है, तो वो थी 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब क्या है ना, संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ, रिपीट भी हुआ है। 9 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब क्या है ना, उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला है, शुरू से लेकर के आखिरी तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो फोर, देखो मैंने क्या किया, फोर वाला हटा दिया, ये देखो हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। सबसे पहले हुआ था फोर, बचे दो ऑप्शन, तो फोर हो गया। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या है, देखो ये वाली डेट है 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी। तो ये देखो दो ऐसे मैच तो इसमें भी हो रहे हैं। अब थर्ड और सेकंड में आ गया। ठीक है, सेकेंड देखो अब क्या है, मैंने डेट लिख ली है तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। तो आपको पता चल गया होगा कि ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही था। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है, हाँ, स्टेटमेंट दिया गया है, उसका रीजन दिया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, अभिकथन क्या है इसका, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। तो सही है भाई, ये तो स्टेटमेंट तो सही है। ये आर्टिकल 3 जब पढ़ोगे ना, आर्टिकल 3, तो उसमें दिया गया है, इसमें मेंशन है ये। ठीक है, संसद जो है ना विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, और अगर आप देखोगे तो उसमें वर्तमान जो राज्य है उसके क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ये भी सही है, सही तो ये भी है। पर हाँ, जैसे इसमें दिया गया है जो राज्य, जैसे मान लो कि कोई सीमाएं वगैरह अगर टच होती है किसी राज्य से, तो उसके विधानमंडल को लेकर के मतलब राष्ट्रपति जो होता है उसको विचार के लिए दे सकता है कि ठीक है आप विचार कर लो। लेकिन जो विधानमंडल द्वारा बोली गई बात होती है ना, तो वो मैंडेटरी नहीं होती है कि राष्ट्रपति उसको माने ही। ठीक है, लेकिन इसमें देखो आंसर क्या दिया गया है, ए और आर दोनों कथन सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा क्या है, मतलब ये तो नहीं होंगे क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसको हटा दिया पहले, तो मैं इसको हटा दूं। ठीक है, अब क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों स्टेटमेंट तो इंडिविजुअल सही है, पर इसमें ना ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें ये बी वाला होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। मतलब पॉलिटी में लगभग मैंने देखा है अभी तक 22 क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं, तो पॉलिटी सबसे पहले कवर करा रहे हैं, पॉलिटी ही इस पेपर में सबसे पहले दिखी मुझे, तो पॉलिटी कवर करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, जिससे आगे अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होंगे? हाँ भाई, क्यों नहीं मान्य होंगे, इसके आर्टिकल आर्टिकल 71 में ये बात मेंशन है। अब अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, या फिर अपने अदर सोच जो भी पढ़ा होगा, उसमें ये चीज़ मेंशन है कि भाई उसके द्वारा किए गए कार्य, मतलब घोषणा से पहले शून्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, तो उसके द्वारा जो किए गए कार्य होंगे वो मान्य होते हैं। ठीक है, उससे जब घोषणा के बाद में जो है ना वो मान्य नहीं होंगे, उससे पहले तक उस दिन तक भी कार्य किए गए होंगे ना वो भी मान्य होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या दिया गया है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होंगे। नहीं भाई, मान्य होंगे, मान्य नहीं क्यों होंगे, बिल्कुल बिल्कुल मान्य होंगे। तो इसमें ना ये तो रॉन्ग हो गया, ये राइट है। ठीक है, तो इसका ए वाला सही होगा। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था,
लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो प्रथम महिला की बात करी गई है। तो अगर आप देखोगे ना, लोकसभा 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 जो 15वीं लोकसभा थी ना, 15वीं 15th लोकसभा थी, उसकी जो अध्यक्ष थी ना, वो प्रथम महिला स्पीकर थी, वो थी मीरा कुमार। और ये 15वीं लोकसभा, सोचो इससे पहले 14 लोकसभा हो गई थी, उसमें एक भी महिला स्पीकर नहीं बनी थी, और ये पहली बार बनी थी 2009 में। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म, मतलब संविधान की अनुसूची विषय, मतलब अनुसूची दी गई है और उससे रिलेटेड विषय दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो आपको पता है ना कि संविधान में 12 अनुसूची दी गई हैं, तो आप ना एक बार अच्छे से उन 12 अनुसूची को एक बार पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन देखो यूपीपीसीएस में पूछे जा रहे हैं। तो क्या उन्होंने दिया है, तीसरी अनुसूची में जो ऑप्शन ए दिया गया, तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के रूप हैं। ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल, मतलब दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता की बात करी गई है। तो देखो ना, इसमें से ये तो 3 स्टेटमेंट सही है, इसमें शपथ और थर्ड में शपथ की बात करी गई है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात करी गई है, 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर परिवर्तन की बात करी गई है। पर ये 9वीं अनुसूची में नहीं भैया, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है ना, वो 4th अनुसूची में मेंशन है। अनुसूची कैसे लिख रहा है ये? ओके, तो याद रखना आप, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? 4th अनुसूची में है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान करी थी? ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन देखोगे तो इन्होंने 5 वर्ष दिया गया है। ठीक है, 5 वर्ष, फिर 10 वर्ष ऑप्शन में है, 15 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो इसमें ना करेक्ट आंसर था 15 वर्ष। अब 15 वर्ष कैसे? जैसे आप आर्टिकल 343 पढ़ोगे ना, जिसमें संघ की राजभाषा की बात करी गई है, तो उसमें दिया गया संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजकों हेतु अंग्रेजी भाषा की अनुमति दी गई थी। ठीक है। राजभाषा जो एक्ट जो था 1963 का, ये इस अवधि को बढ़ाने के लिए, मतलब आगे जारी करने के लिए आया था, तो याद रखना। ठीक है। अब इसमें क्या है, 9th क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें देखो ये अभिकथन दिया गया है और इसमें रीजन दिया गया है। 2 स्टेटमेंट इन्होंने पूछा कौन सा सही है। अब देखो क्या है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो भाई जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी ना, स्टार्टिंग में ही ये चीज मेंशन करी गई है, जो राष्ट्रपति, भाई संसद का तो भाग है ही ना, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, सब के सब संसद के भाग हैं। ठीक। फिर इसमें रीजन क्या दिया गया, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो बिल्कुल सही बात है भाई। या तो देखो, जो भी विधेयक हैं, चाहे जो भी बिल वगैरह आते हैं, तो वो या तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या फिर राष्ट्रपति की अनुमति बाद में ली जाती है। पर अनुमति के बिना कोई भी विधेयक जो है वो कानून नहीं बन सकता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट जो होगा ना, इसमें देखो क्या है, ये दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट तो सही है, पर इसमें जो सही व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, संघ वित्त आयोग, यूनियन फाइनेंस कमीशन की बात करी गई है। तो यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है ना, अच्छा यूनियन फाइनेंस कमीशन है, वो आपको बता दूं मैं, आर्टिकल 280 में मेंशन है। ठीक है। तो इसमें क्या है, वित्त आयोग में कितने इन्होंने दिया स्टेटमेंट, देखो एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं। तो अगर ये देखो ये फैक्चुअल है। ठीक है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये आप पढ़ोगे तो आपको देखोगे उसमें एक अध्यक्ष होता है और उसमें 4 सदस्य होते हैं। टोटल मतलब अध्यक्ष को मिलाकर के 5 होते हैं। तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है।
नहीं भैया, नीति आयोग तो इंडिविजुअल एक निकाय है, यह अपना प्रतिवेदन जो है ना वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो ये ही दोनों बोथ आर इनकरेक्ट हो गए, ठीक, नीदर वन नॉट टू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट तो आप ना एक बार सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो इसमें क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए जो रिट जारी करने की शक्ति के संबंधित कथन दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें उसे पूछा है कौन सा कथन सही है, ठीक। तो पहला जो है ना, उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, जो 5 तरह के रिट हैं, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती हैं। बिल्कुल आर्टिकल 32 में ये सारी की सारी 5 रिटों की बात करी गई है, ये मेंशन है। हाँ बिल्कुल सही, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्टेटमेंट, संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्च न्यायालय की दी गई उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप पढ़ोगे ना सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो उसमें ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कराऊंगी, मैं उसमें जब पॉलिटिक वाला सेक्शन कंप्लीट कराऊंगी तो मैं ये एक बार अच्छे से इसका रिवीजन करा दूंगी आपको। तो अभी तो आप ये पढ़ लेना अपने आप, जब वो वीडियो आएगी तो आप उससे भी रिवीजन कर लेना, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी फिर। अब देखो भारत के महान्यायवादी की बात करी गई है, तो महान्यायवादी जो है ना वो आर्टिकल 76 में मेंशन है। आप देख लो कितना आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आर्टिकल को अच्छे से पढ़ रखा ना तो आपका पॉलिटी वाला सेक्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आर्टिकल के बारे में उसके अंदर क्या मेंशन है, मतलब कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लाइक जैसे आर्टिकल 40 हो गया, लाइक आर्टिकल 50 हो गया जिसमें और आर्टिकल 75 हो गया, 76 हो गया, और फंडामेंटल राइट हो गए, ठीक है। फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट हो गए ना, 12 से 35, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी हो गया, डीपीएसपी हो गया आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटी जो कि आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A में है मेंशन, ठीक। तो ये आप अच्छा अच्छे से पढ़ लोगे ना, आर्टिकल कवर कर लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी फिर। चलो आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछा गया है। तो महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा। हाँ तो बिल्कुल सही है। इसमें 76 में कहा राष्ट्रपति जो है ना सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो अर्हित होता है, किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सेकंड क्या स्टेटमेंट है, महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। नहीं भाई, ये तो रॉन्ग है। ये जो महान्यायवादी होता है ना ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति इसे जब चाहे तब हटा सकता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर था ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन, विधान परिषद के गठन की बात करी गई है। इसके लिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा करेक्ट है। तो एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप पढ़ोगे ना तो ये बात बिल्कुल सही है। मतलब पॉलिटी में आप पढ़ोगे तो आप राज्य विधान परिषद के बारे में पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट दिया गया है उसमें लक्ष्मीकांत में। तो इसमें 1/3 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। मिनिमम कितने हो सकते हैं, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो हाँ, ये मिनिमम 40 होने चाहिए। तो ये बोथ आर करेक्ट हैं। अच्छा, ये आपको पता है क्या कि अभी कितने स्टेट में विधान परिषद है? जहाँ तक पता है मुझे 6 स्टेट में है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लेना कि कौन कौन से वो स्टेट हैं, मैं नहीं बताऊंगी आपको।
ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में, मतलब हाँ, लोकसभा राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कितनी सीटें हैं भाई? लोकसभा पहला स्टेटमेंट दिया गया है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 31 सीटें आवंटित हैं। सही बात है, ये मैंने पढ़ रखा है तो मुझे पता है। एक बार आप इसको थोड़ा फैक्ट फैक्ट है, आप एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा इसे। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो ये बोथ आर करेक्ट हैं। तो कुछ चीज़ें ना इसमें देखो ज़्यादातर मतलब कॉन्सेप्ट है, जैसे आर्टिकल पढ़ा आपने, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है तो आपने वो पढ़ रखा है, तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। ये थोड़ा सा ना यूपीएससी का जो ट्रेंड है ना, जब आप 2019 वगैरह 18 वाला पेपर 19 वाला पेपर देखोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा ना कुछ ऐसा ही मतलब यूपीपीसीएस जो है ना यूपीएससी के पैटर्न पे आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में बात करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, संसद, हाँ, स्टेटमेंट 1 क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। हाँ भाई, संसद क्यों नहीं कर सकता, किया जाता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो इसमें आप आर्टिकल 98 में पढ़ोगे ना, तो ये चीज़ें दी गई हुई हैं, मेंशन है, तो इसमें बोथ आर करेक्ट हैं, ठीक है। अब देखो आ गया ग्राम सभा। ग्राम सभा की बात करेंगे, इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, कई बार ऐसा होता है ना कि पढ़ने में क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई और आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप क्वेश्चन को सही से पढ़ना। अब इसमें क्या है, इसमें देखो चार 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 कहाँ, मतलब 3 ही पढ़ने। इसमें दिया गया है कि कौन सा सही नहीं है। इसके कार्य और शक्तियाँ जो है ना ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है भाई। अच्छा, दूसरा देखते हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। केंद्रीय सरकार के द्वारा ग्राम सभा की शक्तियों का निर्धारण होता है? नहीं भाई, केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं होता है, ये होता है राज्य विधान मंडल द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। तो मतलब इन्होंने तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो ये भी सही है। मतलब इन्होंने पूछा है, ये इनकरेक्ट वाला पूछा है, तो इनकरेक्ट वाला तो ये इनकरेक्ट है, तो इसमें से बी जो है ना वो इनकरेक्ट है, बाकी ये ए और सी दोनों सही हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन। अब पंचायतों के चुनाव की बात कर रहा था, इस बार एक बार पॉज लेके ना क्वेश्चन को थोड़ा सोचा करो। ऐसे नहीं कि एकदम से पूरा पढ़ा और जल्दबाजी में टिक लगा दिया निकले, नहीं। अगर आपने पढ़ा होगा पंचायतों के बारे में तो आपको ये पता होगा कि ये राज्य निर्वाचन आयोग मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ना, इसके चुनाव का संचालन करता है। आप क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखो ये देखो पंचायती राज से भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं ना। देखो ये भी पंचायत से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, फिर ग्राम सभा हो गया, फिर पंचायती राज हो गया, तो मतलब इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस चीज को ना अच्छे से पढ़ लेना एक बार। अब देखो पंचायती राज पर अशोक मेहता जो समिति थी, उसका जो प्रतिवेदन मतलब 1977 में जो आई थी, इसकी सिफारिशें की थी, उसमें सिफारिशों में क्या क्या कहा गया था। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या पूछा गया है, दोनों में से सही कौन सा है। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय की व्यवस्था करी गई थी। तो भाई ये तो सही है, इन्होंने 2 स्तर की बात करी थी, ठीक है। राज स्तर के राज स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रमुख बिंदु माना जाना चाहिए। तो उन्होंने खंड को तो नहीं माना था, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को माना था, ठीक है। तो यहाँ पे खंड नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, मतलब ये रॉन्ग हो गया, तो एक है, ओनली 1 करेक्ट। 19 क्वेश्चन क्या है,
सर्वोच्च न्यायालय, देखो फिर से सुप्रीम कोर्ट आ गया, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबंधित होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये तो मतलब आप पढ़ोगे तो उसमें पता होगा, राष्ट्रपति को देता है त्यागपत्र अपना। अब आ जाओ आर्टिकल 20 पर। भारत के संविधान के आर्टिकल जो 20 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आर्टिकल 20 में इसका कौन सा हिस्सा नहीं है, मतलब कौन कौन से हैं आपको पता है अगर, तो आपको पता होगा कि कौन सा नहीं है। तो ये स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, मतलब सही बात है, ये तो हिस्सा है इसका। इसमें मेंशन किया गया है दोहरे दंड की धारा, मतलब एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा या 2 कानूनों के तहत सजा नहीं भाई, एक ही बार सजा दी जाएगी, चाहे जो उस समय प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा होगा ना, जब जुर्म किया होगा तो उसी टाइम पर उसी लॉ के थ्रू सजा होगी जो जो जुर्म किया होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यातना के विरुद्ध निषेध, तो ये चीज तो इसमें मेंशन नहीं है, तो मतलब ये इसका सी वाला इसका सही है, का उत्तर विधि ये भी है मेंशन। अब आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नहीं है सॉरी 21 आर्टिकल माइंड में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है, ठीक है। देखो डीपीएसपी आ गया और फंडामेंटल ड्यूटी की बात करी गई, दोनों में कौन सा एक भाग है, ठीक है। तो अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं, पर्यावरण का संरक्षण, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, इधर इंग्लिश है, अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ लेना आप एक बार, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा उसमें आर्टिकल में है, आर्टिकल 44 में मेंशन है, ठीक है। और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, आर्टिकल कौन सा है भाई, आर्टिकल 43A है, ए। पर्यावरण का संरक्षण की अगर बात करी गई है तो इसमें देखो, इसमें स्टेटमेंट दोनों में कौन सा मेंशन है, तो ये बी वाला होगा। अब देखो इसमें क्या है, फिर इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये मेंशन है, और ये अगर आप पढ़ोगे ना डीपीएसपी तो उसमें आर्टिकल 48 के ए में भी ये चीज मेंशन है। 48 के ए में पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना मेंशन है, और ये भी ये तो उसका है फंडामेंटल ड्यूटी का, आर्टिकल 51 में मेंशन है, ठीक। तो इसमें कौन सा है दोनों में मेंशन, पर्यावरण का संरक्षण, ध्यान रखना। अब संसद की संयुक्त बैठक की बात करी जा रही है, संयुक्त बैठक। अच्छा देखो ये देखो मिस प्रिंट है यहाँ पे, आर्टिकल मेंशन नहीं, इंग्लिश वाला भी देख लिया करो। आर्टिकल इसमें देखो क्या है, आर्टिकल इसमें इसमें 109 दिया गया है, 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। आर्टिकल 109 में तो मेंशन नहीं है, आर्टिकल 108 में ये बात मेंशन है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो स्पीकर करता है। हाँ भाई ये तो बात सही है। अब देखो क्या है ना, आर्टिकल 108 के तहत जो है ना, ज्वाइंट सिटिंग है वो जो प्रेसिडेंट होता है वो बुलाता है, और जो इसकी अध्यक्षता होता है ना वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और वो अगर अब्सेंट होता है ना तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, अगर वो भी अब्सेंट होता है ना तो राज्यसभा का उपसभापति उसकी अध्यक्षता करता है। ये याद रखना कि उसका प्रेसिडेंट नहीं करता है, मतलब राज्यसभा का, ठीक है। सभा मतलब उपसभापति करता है, सभापति राज्यसभा का नहीं करता है उसकी बैठक में अध्यक्षता। तो इसमें कौन सा सही था, इसका सही था स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखो यहाँ से हिस्ट्री शुरू हो गई है, हिस्ट्री सही शुरू हो गई है, तो क्या है प्राचीन, इन्होंने पूछा इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है। हिस्ट्री में ये एंशियंट हिस्ट्री में देखा जाए ना तो इसमें से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, और मिडाइवल हिस्ट्री की बात करोगे उसमें भी 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी तो एंशियंट हिस्ट्री चलेगी। तो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है, तो सबसे पहले कौन आया था भाई, यही आए थे, यूनानी आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद कुषाण आए थे। तो आपने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा।
मतलब पीवाईक्यू करने का ये रहता है कि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और कई बार ये भी जब पढ़ने बैठते हो तो हमें पता होता है कि किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, तो किसको किसको ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है, उसके हिसाब से स्टडी करनी है, जिससे हमारा प्रीलिम्स आराम से निकल सके। और यही मेंस की स्ट्रेटजी भी होती है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद संवाद की बात करी गई थी, तो वो भिक्षु कौन थे? तो अगर आप देखोगे ना, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये नागसेन थे। अच्छा, चरक संहिता, ये तो लूसेंट वाली अगर किसी ने पढ़ी होगी ना, लूसेंट में भी, इसमें मैंने पढ़ी थी एक बार, तो उसमें देखा था, उसमें भी मेंशन है, ये सब दिए गए हुए हैं। तो आप लूसेंट भी अच्छे से करके जाओगे तो आपका लाइक पॉलिटी कवर हो जाएगा, अगर लक्ष्मीकांत नहीं भी पढ़ी है। हालांकि मैंने लक्ष्मीकांत लूसेंट दोनों पढ़ रखी हैं। तो इसमें क्या आंसर था? इसमें 120 अध्याय थे और 8 खंड थे। तो अभी इतना ही रखते हैं, 25 क्वेश्चन हो गए हैं और टाइम हो रहा है काफ़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में 26 से जितने कवर हो पाएंगे वो कराएंगे। थैंक यू।